नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है आज हमारा संविधान का। और भारतीय संविधान में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। और अंग्रेजी में राष्ट्रपति को बोलते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक भारत के राष्ट्रपति के विषय में उल्लेख है भारतीय संविधान में। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है भारत का। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। बेसिक पॉइंट है कई बार जो आपको पता होने चाहिए, याद होना चाहिए। बेसिक पॉइंट आपको अंडरलाइन होने चाहिए हमेशा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से भाग में है? संविधान के 5वें भाग में है, अनुच्छेद 52 से 78 तक, है ना। क्योंकि जो अनुच्छेद 52 में बोल रहा हूं, अनुच्छेद 52 में ही भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। आपसे प्रश्न सबसे पहला यही पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें संविधान के तहत राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो आंसर आएगा उसमें आपका आर्टिकल 52। तो 52 से लेकर के 78 तक आर्टिकल्स में, अनुच्छेदों में पढ़ेंगे इस व्यवस्था को, इस भाग को। तो इसमें राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। ठीक है। तो सॉरी, महान्यायवादी के बारे में, जो कि देश का प्रथम मुख्य विधि अधिकारी होता है, जो कि आर्टिकल 76 में पढ़ेंगे उसके विषय में। ठीक है। अब देखो प्रश्न आता है, सबसे पहला बेसिक प्रश्न आप हेडिंग और डाल लीजिए जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं, राष्ट्रपति और भाग 5 लिख लीजिए। प्रश्न सबसे पहला ये आता है कि राष्ट्रपति का पद कौन से देश के संविधान से अपनाया है। सबसे पहले आपको यह जानकारी बेसिक होनी चाहिए। तो देखो, भारत के राष्ट्रपति का पद कौन से देश के संविधान से अपनाया है? ब्रिटेन के संविधान से अपनाया हुआ है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद अपनाया है अमेरिका के संविधान से। अच्छा सुनिए, हमारे देश पे शासन किसका था संविधान लागू होने से पहले या 1947 के पहले? अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जो शासन करते थे तो अंग्रेजों में एक पद होता था जिसका नाम होता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या उसे हिंदी में भारत का वायसराय बोलते थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था भैया? तो अंतिम गवर्नर जनरल था, बिल्कुल सही जवाब है, माउंटबेटन। ये हमारे स्टूडियो में बैठे हमारे लाल पीले गुलाबी, ये उत्तर देते रहते हैं। ठीक है, आप भी ये उत्तर दिया करो कमेंट बॉक्स में, और लगातार आप पढ़ते रहिए। थोड़ा सा 1 सेकंड का समय लेंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती कभी भी आ सकती है, लेकिन इस क्लास को आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। आप समीक्षा अधिकारी से लेकर के, उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर के, दिल्ली पुलिस से लेकर के, एसएससी जीडी से लेकर के, यूपी ट्रिपल एससी की आगामी आने वाली किसी भी 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए आप क्लास देख सकते हैं और नोट्स बनाइए इस क्लास को लेकर के। ठीक है। तो आप तैयार रहिए पूरे ईमानदारी से और जबरदस्त तरीके से। एक एक क्लास छूटनी नहीं चाहिए। जीएस में से पूरा स्कोर कराना है आपका, मुझे किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे जिसमें भी पूरा कराना है। 100 में से 100% आपका स्कोर कराना है, बहुत शानदार तरीके से। हालांकि आप समझ सकते हैं जीएस का विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम गारंटी इस बात की लेते हैं जो हम पढ़ाएंगे अपने अनुभव से, वो क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेगा और वहीं से उसी शक्ल में उसी हिसाब से आएगा जो हम छापेंगे बोर्ड पर। अपने ही अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। क्या बता रहे थे भैया? आज खांसी ज्यादा है रही है, कोई दिक्कत नहीं। पर राष्ट्रपति जी के बारे में तो देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था। तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 34वें नंबर का था। 1948 तक रहा था, देश की आजादी के बाद वो चला गया। उसी गवर्नर जनरल के पद को सबसे पहले कौन से भारतीय व्यक्ति ने प्राप्त किया? आप समझिएगा ध्यान से, यहां से कौन से भारतीय व्यक्ति ने प्राप्त किया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब ने। हम पढ़ते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बताइए, तो आंसर तो यही देते हैं हम, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को देते हैं। ठीक है। अब ये पहले भारतीय बने, फिर इसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया और इसी पद को समाप्त करके कौन सा पद बनाया गया? राष्ट्रपति का पद बनाया गया। ठीक है। तो जहां गवर्नर जनरल बैठा करता था दिल्ली में, वहीं वो उस जगह का नाम पहले था वायसराय हाउस। उस जगह का क्या नाम था? वायसराय हाउस। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है वही जगह। तो पहले गवर्नर जनरल वहां बैठते थे, अभी कौन बैठते हैं? भारत के राष्ट्रपति बैठते हैं। पहले वायसराय हाउस बोलते थे इसको, अभी क्या बोलते हैं दिल्ली में उस स्थान को? राष्ट्रपति भवन, जो कि अरावली की पहाड़ियों को काट करके वहां निर्माण किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, है ना। आप कभी जाएंगे इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ चलेंगे तो सड़क को देखेंगे, कभी आप ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, क्योंकि सड़क इसी तरीके से डिजाइन की गई है वहां पे, क्योंकि पहाड़ों का पहाड़ी क्षेत्र था अरावली का, है ना, जिसे दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में आपके में? तो आप यूं कह सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया राष्ट्रपति का पद लिया कहां से भारत का? तो ब्रिटेन से लिया है। लेकिन ब्रिटेन में जो व्यवस्था है पहले पद की, वो वंशानुगत है, वंश के आधार पर है।
इंग्लैंड के भीतर जो पहले पद की, वहां राजा और महारानी या रानी होती है। हमारे देश में जो पहला पद है वो राष्ट्रपति का पद है। हमारे देश में राष्ट्रपति का पद गणतांत्रिक पद के अंतर्गत आता है, यानी कि भारत में निर्वाचन होता है इस पद का, है ना। कोई वंश के आधार पर नहीं बैठ सकता हमारे यहाँ, ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन इंग्लैंड में क्या व्यवस्था है वहां के राजा की, वहां वंश के आधार पर चलता है शासन, मतलब वंशानुगत शासन चलता है। वंश के आधार पर लगातार पीढ़ियां पद को प्राप्त करती रहती हैं। तो बात समझ में आई आपके, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन सी आर्टिकल में, 52 में है, 52 में। राष्ट्रपति कौन से भाग में पढ़ेंगे हम, भाग 5 में पढ़ेंगे, और कहां से कहां तक, आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति का लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, ये तो टॉपिक है ही, इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि राष्ट्रपति वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो संविधान के बहुत सारे क्वेश्चंस राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अच्छे से कवर करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इस पार्ट में हम पढ़ने चलेंगे। लेकिन इस पार्ट में, आज के पार्ट में सिर्फ राष्ट्रपति, फिर दूसरा पार्ट भी सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में, हो सकेगा तो तीसरे पार्ट में भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, एक भी कहीं से गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे जहां से क्वेश्चन आपका बाहर चला जाए। तो क्लास में अंत तक बने रहें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। तो हेडिंग डालिए प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, और कौन सी अनुच्छेद में है पद, आर्टिकल 52 में। सबसे पहले इसको याद रखो आप, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद है, ठीक है। और संविधान का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम, 5वां भाग पढ़ रहे हैं, ये भी लिख लेना, 5वां भाग पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत शक समस्या हो तो पूछिएगा कमेंट करके। तो देखो बेसिक बात, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक उल्लेख है, ये मैं अभी आपको बता भी रहा था। दूसरा क्या है इसमें, संघ की कार्यपालिका का, अच्छा ठीक है, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक क्या है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। ये पूरी एक ही लाइन है, यहां से लगा करके यहां तक ये पूरी एक ही लाइन लिखी है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। तो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख 52 से 78 में, संविधान के भाग 5 में, ये वही लाइन लिखी हुई है उन्हें। संघ यानी कि संघ सरकार की बात हो रही है। संघ कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं, राष्ट्रपति आएंगे कार्यपालिका में, उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, महान्यायवादी, जितने बड़े बड़े संवैधानिक पद होंगे सब कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। कार्यपालिका वो शब्द है, इसे ऐसे समझिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे, देखो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे पूरे को, और महान्यायवादी, ये सब संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। कहां से, 52 से लेकर के 78 तक के बीच में सभी को पढ़ेंगे, ये सभी का उल्लेख आएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति राज्य का कौन होता है, प्रमुख होता है, लिख लेना, ये बेसिक पॉइंट है, एक एक है ना। राष्ट्रपति राज्य का कौन होता है, प्रमुख। राज्य का मतलब देश से है, राज्य जो शब्द है संविधान में वो देश से रिलेट में लिखा गया है। हम आमतौर पे अपनी भाषा में देश बोलते हैं, लेकिन संविधान में देश को ही संवैधानिक तरीकों से राज्य कहा जाता है। स्टेट ऑफ द हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, है ना, ऐसे पढ़ सकते हैं इंग्लिश में हम। तो राष्ट्रपति राज्य का मतलब देश का प्रमुख होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, पता होना चाहिए भाई। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति को। पहला सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो पहले नागरिक होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तीसरा बेसिक पॉइंट है कि तीनों जो सेना होती है हमारी, कौन कौन सी होती हैं तीनों सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। यहाँ सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जो भर्तियां होती हैं उनमें पूछा जाता है कि भाई जो तीनों सेनाएं हमारी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडर कौन होते हैं, सेनापति कौन होते हैं। तो उत्तर आएगा भारत के राष्ट्रपति। यहां मैंने कमांडर शब्द लगा है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, सेनापति भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तीनों सेनाओं के सेनापति कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 53। कौन सा अनुच्छेद है भैया, 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का कौन होता है, मुखिया होता है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो संघ है हमारा, देश है हमारा, जिसे संघ बोलते हैं, संघीय जो कार्यपालिका है उसके हेड होते हैं। कार्यपालिका में कौन लोग आगे, फिर समझो, राष्ट्रपति भी खुद कार्यपालिका में आएंगे, उपराष्ट्रपति भी आएंगे, प्रधानमंत्री आएगा, मंत्रिमंडल आएगा और महान्यायवादी आएंगे। काय में आएंगे ये सब, कार्यपालिका में। तो इन सब लोगों का हेड कौन है, आर्टिकल 53 के अनुसार। तो संघीय कार्यपालिका का हेड कौन रहता है, भारत का राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है, मुखिया।
जब ये लाइन यहाँ से पूछी गई है कई बार, संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में लिखी है लाइन? आर्टिकल 53 में। और 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। तो 52 से 78 तक पढ़ेंगे, तो 52 के बीच में बहुत सारे आर्टिकल्स की भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाएंगे हमारे संविधान की में, तो सबसे पहले हमने संविधान के तुम्हें आर्टिकल ही पढ़ाए और रटाए हैं, वहां से अनुच्छेद याद कर लीजिएगा आप, है ना। कई बार अगर मैं यहाँ उल्लेख नहीं करता हूँ अनुच्छेदों का, तो वहां मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। पुलिस के एसआई की इन भर्तियों से पहले नोट्स बन जाने चाहिए आपको, यदि वर्दी चाहिए तो भाई साहब आप एक आपको, ठीक है। तो ये मुखिया हो गए। अब आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है भाई? पद लिया है राष्ट्रपति का ब्रिटेन से। इस बात को याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो पद हमने लिया है वो कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और उपराष्ट्रपति का कहां से लिया है? अमेरिका से। उससे बाद में बात करेंगे जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, और जो बाद में बात करेंगे, अभी मैंने समझा दिया। ब्रिटेन का जो पहला पद है वो कैसा है? वंश के आधार पर है। लेकिन हमारा जो पहला पद है वो कौन सा है? राष्ट्रपति का। हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं, या आप यूं कह सकते हो कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो गणतांत्रिक आधार पर काम करता है। गणतंत्र का मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, वंश के आधार पर नहीं है हमारे यहाँ व्यवस्था। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की। निर्वाचन से पहले योग्यता बात कर लेते। पहले योग्यता होंगी तभी तो चुनाव होगा, कि बिना योग्यता के निर्वाचन हो जाएगा। लेकिन हमने निर्वाचन पहले लिख दिया है, लेकिन पहले आप योग्यता पढ़ो फिर निर्वाचन पाएंगे। तो सबसे पहले क्या की बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? इन्हें बोलते हैं संवैधानिक भाषा में अर्हताएं क्या होनी चाहिए। अर्हताओं का मतलब भी क्या होता है? योग्यता। सरल भाषा में हम क्या बोलते हैं? योग्यता। कि कोई भी पद जो चुनाव लड़ता है उसकी क्या योग्यता है, या उसी को संविधान में कौन सा शब्द कहा गया है? अर्हताएं। तो देखो, सबसे पहले तो चूंकि भारत का सबसे बड़ा पद है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले भारत में जन्म होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी बात, कितने वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो व्यक्ति, वो चुनाव लड़ सकता है। किसका चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति का। कई बार प्रश्न आता है कि कितनी उम्र पूरी की जानी चाहिए राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए? तो आंसर क्या देंगे? 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। कितनी वर्ष भैया? 35 साल। और अधिकतम कितनी भी हो 35 साल के बाद, कम से कम 35 साल हो जानी चाहिए। आपसे पूछा जाए कि भाई अधिकतम कितनी है, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा। अधिकतम के लिए तो कितनी भी हो। आप हमारे देश में देखते होंगे जो राष्ट्रपति आमतौर पर चुने जाते हैं उनकी उम्र लगभग 70, 75, 65, 60 या 60 वर्ष इनके आसपास के उम्र के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं। अभी वर्तमान में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप उनकी एज का भी आंकलन कर सकते हो। उनकी एज होगी 65-70 के बीच में आराम से, है ना। तो अधिकतम एज कितनी भी हो सकती है, बिल्कुल सांस भी चल रही हो ना, वो भी व्यक्ति बन सकता है राष्ट्रपति। कोई ओवरेज नहीं होते इसके अंदर। ओवरेज सिर्फ नौकरी में होते हैं। जब फॉर्म अप्लाई करते हैं, बच्चा पूछ रहा है ओवरेज नहीं होते गुरुजी इसमें राष्ट्रपति के पद में। ओवरेज सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? नौकरी में। आपने एक समय तक नौकरी प्राप्त नहीं करी तो वहां ओवरेज हो जाएंगे, सरकार के नियम है। लेकिन सरकार ने अपने नेताजी बनने का, नेताजी के ख्वाब जो लोग देखते हैं और नेता बनते हैं आगे चल के, उन्होंने कोई ओवरेज का पैमाना नहीं रखा है। नहीं, वहां पे भी ओवरेज का पैमाना होना चाहिए, वहां पे भी पढ़ाई लिखाई का पैमाना होना चाहिए। मैं योग्यताएं राष्ट्रपति जी की बता रहा हूं, यहाँ एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं मिलेगी योग्यताओं में या अर्हताओं में कि कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित लिखा हो कि भाई एमफिल होने चाहिए, कि पीएचडी होने चाहिए, कि ये डिग्री होनी चाहिए, कि वो डिग्री होनी चाहिए, कि कक्षा 8 पास होने चाहिए। कछु ना लिख रहा हूं, सब वैसे ही बन जाते हैं बिना पढ़ाई लिखाई के। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जिस भी व्यक्ति को वहां बनाया जाता है वो योग्य तो रहता ही है, उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड तो रहता ही है आमतौर पर, है ना। जैसे इनसे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे, कानून के बहुत बड़ी जानकार हैं वो, और कानून के बहुत बड़ी जानकार रहे। कई राज्यों के उससे पहले राज्यपाल भी रह चुके थे। उनका जीवन कई बार उसमें विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे ऐसा शुरू हुआ था कानपुर से, है ना। ऐसी बात नहीं है, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है शिक्षा को लेकर के पद के लिए, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। अगली शर्त क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो व्यक्ति। तो भाई लोकसभा की सदस्य बनने की तो योग्यता रखेगा ही, क्योंकि लोकसभा का व्यक्ति कितने वर्ष का चुनाव लड़ता है? 25 वर्ष का। और इसमें कितनी उम्र हो जानी चाहिए? पूरी 35। तो वो तो योग्यता तो रखेगा ही। अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति का पद के लिए जब फॉर्म भरने में जाएंगे, जैसे पर्चा केंद्र का हम
कि प्रधानी को पर्चा भरे जा रहे हैं, ऐसे राष्ट्रपति जी को पर्चा भरने जाते हैं, संसद के अंदर पर्चा भरा जाता है राष्ट्रपति जी का। तो राष्ट्रपति को पर्चा भरवावे का कितने आदमी संग होने चाहिए लोकसभा के सांसद, वही संख्या दी गई है। और ये संख्या कई बार आते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्रस्तावक। प्रस्तावक का मतलब होता है जो नाम लिख के दे रहे हैं और साइन करके देने पड़ते हैं, और कितने लोग अनुमोदन कर रहे हैं कि हाँ साहब ये हमारी तरफ से राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार है। जैसे आमतौर पर छोटी ग्राम समाजों में या पंचायती राज व्यवस्था में प्रधानी का जब पर्चा भरा जाता है तो प्रधानी क्यों संग जानते हैं, प्रधान के संग 5 आदमी या समथिंग है ना, कुछ लोग ऐसे जाते हैं, वो प्रस्तावक के तौर पे जाते हैं, उनके साइन वाइन बहुत सारे कराए जाते हैं कि भाई उन्होंने प्रस्ताव किया है कि जो उम्मीदवार है हमारी तरफ से या गांव की तरफ से या जो भी है ना। ऐसे ही राष्ट्रपति के साथ होता है। तो कितने आदमी चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ये नोट कर लेना, कंठस्थ कर लेना, छाप लेना दिल और दिमाग में, है ना। ये प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावकों की जरूरत पड़ती है या कितने अनुमोदकों की। प्रस्तावक और अनुमोदक वो होते हैं जो एक तरीके से सहमति देते हैं अपने तरफ से या अपनी पार्टी की तरफ से कि ये कैंडिडेट हमारी तरफ से पूरी सहमति के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं, ठीक है। लिख करके देते हैं, वहां साइन करके देते हैं, सभी के साइन भी कराए जाते हैं संसद भवन में जब पर्चा भर भेजा जाता है राष्ट्रपति, ठीक है। अब 1997 से पहले क्या व्यवस्था थी, जो मैंने एक आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले गया हूं। 1997 से पहले प्रस्तावक व अनुमोदकों की कितनी कितनी संख्या रहती थी, 10। ये 97 से पहले की बात है। 97 के बाद कितनी हो गई, 50। अभी क्या पढ़ना है हमको, ये 50 वाला पॉइंट याद रखना है, इसको भी चाहो तो लिख लेना। और कितनी जमानत राशि जमा करते हैं राष्ट्रपति, 15,000। 15,000 रुपए जब पर्चा भरने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति तो 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होती है, या फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं, अपना पर्चा भरते हैं राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी का, ठीक है। कितना पैसा, 15,000। यदि 15,000 रुपए तो जमा कर देते हैं भारत के राष्ट्रपति, यदि कुल वैध मतों का, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, मान लो एक व्यक्ति खड़ा होता है, दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा या चौथा, जितने भी खड़े हों उम्मीदवार कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आमतौर पर 2 ही होते हैं हमारे यहाँ, ऐसा हमने देखने को आया है या पाया है, हमने फाइंड आउट किया है संविधान की चीजों को पढ़ करके कि ज्यादातर 2 लोग ही खड़े हुए हैं हमेशा, है ना। कभी कभी हो सकता है 3 भी खड़े हुए होंगे भारत के संवैधानिक इतिहास में। तो इसमें होता क्या है कि जमानत राशि, जब वो जमानत राशि जमा कर दी, यदि वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाए, कितने मत नहीं प्राप्त कर पाए, 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाए, तो जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी आपकी जमानत राशि। जमानत जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। यदि इतने वोट आपने, वैध मतों का इतने वोट नहीं प्राप्त कर पाए, ये हर जगह लागू है, राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे लोकसभा के सांसद का, हर जगह लागू है संविधान में। आपको वैलिड वोटों का, वैध मतों का, जैसे परसेंटेज का चैप्टर होता है ना मैथ में, प्रतिशत का, तो उसमें वोटिंग के सवाल आते हैं कि नहीं आते, इलेक्शन वाले आते हैं कि नहीं आते, कि ये 100% इलेक्शन वो गांव की जनसंख्या थी, ठीक है, और 100 में से इतने क्या हो गए, वैध वोट थे, और वैध में से जीतने वाले ने इतने प्राप्त किए, हारने वाले ने इतने प्राप्त किए, इनमें से इनवैलिड इतने चले गए। इनवैलिड का मतलब जैसे हमारे बहुत सारे गाँव में जानते भाई अंगूठा लगाए जानते हैं, जन कहाँ लगा देते हैं अंगूठा, फिर अपे ऊपर अंगूठा लगाए जानते हैं, दुनिया भर का। अवेयरनेस की कमी होती है, कई बार पता नहीं चलता है, कई बार बहुत सारी महिलाओं को बताना भी पड़ता है कि भाई ऐसे वोट देना होता है वहां पे, है ना, तो इनवैलिड हो जाते हैं। तो प्रतिशत में पढ़ते हैं मैथ में आप इसी तरीके के सवालों को, वही चीज यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतने अगर क्या हो गया, 15,000 रुपए फिर वापस नहीं लौटती अगर वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया तो, ठीक है। जैसे प्रतिशत में सवाल आते हैं कि वैध मतों का जीतने वाले व्यक्ति जिसका नाम सुदामा था, उसने 70% मत प्राप्त किया और वो 3500 वोटों से जीत गया, तो हारने वाले व्यक्ति को कितने वोट प्राप्त हुए या कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, इस तरीके से समान बनते प्रतिशत में। और वही सिस्टम कहाँ है, इधर है हमारा, गलत तो नहीं कह रहा मैं, मैथ के बारे में नॉलेज नहीं भैया, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या लिखा हमने, राष्ट्रपति की शपथ। और राष्ट्रपति की शपथ पे जब आएंगे पहले जिता लें राष्ट्रपति को, ठीक है। शपथ कब दिलवाएंगे, पहले चुनाव करा लेते हैं राष्ट्रपति का। हमने क्या पढ़ा दी पहले आपको, राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। भाई राष्ट्रपति का उम्मीदवार तब हो सकता है तब उसके पास ये योग्यता हो, फर्स्ट भारत का नागरिक, दूसरा 35 साल की उम्र पूरी हो जानी चाहिए, तीसरा लोकसभा के सदस्य ताकि वो योग्यता रखता हो, चौथा 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के आवेदक के लिए, ठीक है। ये वाली बात। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 52 में है। संविधान के कौन से भाग में राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं हम, भाग 5 में पढ़ रहे हैं। और राष्ट्रपति का पद कैसा है हमारे यहाँ, गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जैसे रिपब्लिक ऑफ द स्टेट कहते हैं, मतलब भारत का
कोई भी पद की बात करें तो भारत का कोई भी पद वंश के आधार पर नहीं है, जिसमें पहले पद राष्ट्रपति से लेकर के अंतिम पद की हम बात कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के लिए क्या बनाया गया है, एक निर्वाचक मंडल बनाया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमेशा आपको मिलेगा, आप याद रखिएगा, कभी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 54 में। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाएगा, एक तो निर्वाचक मंडल हो गया जो राष्ट्रपति को वोट देगा, दूसरा हो गया राष्ट्रपति का जो वोटिंग प्रोसेस है, जो मतदान की प्रणाली है, जो पद्धति है, व्यवस्था है, राष्ट्रपति का सिस्टम है, वो अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या इसे बोल सकते हैं हम परोक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचित होता है राष्ट्रपति, है ना। तो आइए समझ लेते हैं एक बार। तो हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका निर्वाचन भाई साहब, राष्ट्रपति का। कैसे होता है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। और ये अनुच्छेद कौन से में लिखा है, निर्वाचन मंडल 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के, यहां निर्वाचक कर लेना जब सही होगा, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है सर। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट ये है कि इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल हैं भाई, ये तो पता करना ही है कि भाई निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को वोट देता है, और वोट कैसे दे रहा है, या तो इस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो अप्रत्यक्ष तरीके से, या इस कैसे पढ़ सकते हैं भाई साहब, परोक्ष तरीके से पढ़ सकते हैं इसी शब्द को। परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष, एक ही शब्द है। आमतौर पर परोक्ष शब्द ज्यादा मिल जाएगा आपको, है ना, ये विलोम शब्दों में पढ़ लिया करो, पर्यायवाची हैं जी एक दूसरे के, लेकिन इसका परोक्ष का या अप्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में सिनोनिम्स हैं दोनों। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 1 छाप लेना, कौन होते हैं, संसद के दोनों सदनों के, 2 सदन कौन कौन से संसद में, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद के 2 सदनों में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। शब्दों पे ध्यान देना, यहाँ पे शब्दों से ही प्रश्न सही होगा। निर्वाचित सदस्यों की बात होगी हर जगह। कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा वाले और राज्यसभा वाले, जिनमें जो सांसद निर्वाचित होकर के आए होंगे वही लोग वोट करेंगे राष्ट्रपति को, यानी कि मनोनीत लोग भाग नहीं लेंगे, ऐसे समझ सकते हो। कौन से लोग भाग नहीं लेंगे, मनोनीत लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, नंबर 1। और कौन से दूसरे व्यक्ति शामिल होते हैं राष्ट्रपति के लिए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा, जितनी हमारे भारत के अंदर राज्य विधानसभाएं, पूरे भारत में जितनी विधानसभाएं हैं, विधानसभा का मतलब यहाँ पे व्यक्ति विधायक का चुनाव जीत करके आते हैं और विधानसभाओं में जाते हैं। मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ इस पॉइंट में। सांसदों की बात हो गई दिल्ली वाली, जिसमें लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गई। अब मैं कह रहा हूं संपूर्ण भारत की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो सदस्य निर्वाचित है वो राष्ट्रपति जी के लिए वोट डालता है, प्रत्यक्ष रूप से वो तो, लेकिन हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं वो, है ना। तो राज्य विधानसभाओं के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित पर ध्यान देना, ठीक है। अब निर्वाचित सदस्य यहाँ भी वोट डालते हैं और निर्वाचित सदस्य संसद के भी वोट डालते हैं। तो ना तो संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ना राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। दूसरे तरीके से ऐसे समझ लीजिए आप। तीसरा, एक दिल्ली राज्य और एक पांडिचेरी है, ये बहुत आता है। दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों के विधानसभाओं के कैसे सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसी शब्द का पूरा यहाँ पे एक तरीके से आप समझ सकते हो खेल है, यहाँ पे पूरा निर्वाचित शब्द का। यहीं से इस शब्द को हटा करके कई बार लिख देता है संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी शब्द आ गया तो गलत हो जाएगा भाई साहब, सभी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति जी के लिए, ठीक है। तो दिल्ली और पांडिचेरी, आप जानते हैं दिल्ली में भी विधानसभा है,
दिल्ली में भी विधानसभा है, तो विधानसभा के जितने विधायक होते हैं निर्वाचित वो भाग लेते हैं, और पांडिचेरी में भी विधानसभा है, इसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग किस में आ गए, ये तीनों के तीनों आते हैं निर्वाचक मंडल में। इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जो कि अनुच्छेद 54 के अनुसार लिखा हुआ है संविधान में। फिर एक बार समझ लो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित, राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं भारत की, उनके सभी विधायक निर्वाचित ही विधायक, मनोनीत नहीं भाग लेंगे। दिल्ली और पांडिचेरी ये दोनों केंद्र शासित राज्य हैं। कैसे राज्य हैं दोनों? केंद्र शासित, लेकिन दोनों में क्या है, विधानसभा तो है, और जब विधानसभा है तो विधायक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल है, विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति जी के लिए। जहां जहां निर्वाचित विधानसभाएं हैं वहां सभी लोग भाग लेंगे, ऐसे समझ लो, लेकिन लेंगे निर्वाचित व्यक्ति। इस शब्द को याद रखना और नोट करके लिखो, आपके लिए लिखा है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इस बात को कंठस्थ कर लेना, मैंने लिख लिया है आपको समझाने के लिए। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और प्रश्न में कैसे गलत करवाएगा वो लिखेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इनमें से कौन कौन शामिल होते हैं, वो एक ऑप्शन में लिख देगा, संसद के सभी सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, या सभी सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। सभी सदस्य यहां लिख दिया, कौन सा शब्द आ गया, सभी यहां आ गया, वो गलत हो गया, ये मान लेना। सभी की तो बात ही नहीं करनी है हमें सिर्फ काय की बात करनी है भैया, निर्वाचित सदस्यों की बात करनी है। सभी में ये भी आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे सभी में? अगर यहाँ सभी लग गया तो मनोनीत हमें शामिल ही नहीं करने, मनोनीत का कोई लेना देना नहीं, मनोनीत शामिल होते ही नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में, चाहे राज्य विधानसभाओं के मनोनीत हो, चाहे संसद के मनोनीत हो। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचन परोक्ष रूप से, या इसी को क्या बोलते हैं हम, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। जब पॉइंट जरूर लिख लियो, जो ऑप्शन में जरूर पूछा जाता है कि भैया राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है, अनुपात के आधार पर होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय के आधार पर होता है। ये एक प्रोसेस है जो फॉलो की जाती है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि जो एक विधायक होता है जैसे राज्य का, या एक कौन होता है, सांसद होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, उनके एक मत की वैल्यू निकाली जाती है। जैसे एक लोकसभा का सांसद वोट दे रहा है राष्ट्रपति जी के लिए, तो उसके मत की वैल्यू निकाली जाती है। एक राज्यसभा का सांसद वोट दे रहा है तो उसके मत की वैल्यू निकाली जाती है, कैलकुलेट करके, है ना। यदि एक राज्य विधानसभा का विधायक वोट दे रहा है जो निर्वाचित है, उसके भी मत की वैल्यू निकाली जाती है। तो इसी व्यवस्था को, इसे दूसरे पार्ट में लाएंगे हम बहुत डिटेल में आपको। इसी व्यवस्था को क्या बोला गया है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और दूसरा शब्द मिलेगा हमेशा आपको, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। आनुपातिक जो पद्धति है वो मैंने बता दिया आपको, ऐसे होता है। अब एकल संक्रमणीय क्या होता है? सुनो, एकल संक्रमणीय होता है मतदाता को मत देते समय वरीयता क्रम देना होता है। मतदाता को, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो एक वो मिलता है, जैसे क्या बोलते हैं, प्रधानी के चुनाव में क्या कैसे वोट डालते रहे, क्या मिलता है प्रधानी के चुनाव में, जो क्या बोलते हैं उसे, वैलिड पेपर बोलते हैं या मतपत्र बोलते हैं, मतपत्र मिलता है। ऐसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या मिलेगा? मतपत्र मिलता है जब वोटिंग होती है। तो जैसे सांसद को मिलेगा एक मतपत्र, तो सांसद को जब मतपत्र मिल गया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो वो अपना क्या देगा? वरीयता क्रम देगा। उसमें वरीयता क्रम देना होता है। जैसे वरीयता क्रम में उसने सबसे पहले नंबर 1 दिया, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से क्रम देना होता है प्रत्येक व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के लिए वोट देना होता है। ऐसे नहीं हमारी तरह, जैसे हम गए प्रधानी के चुनाव में, या हम गए विधानसभा के चुनाव में विधायक को वोट देने, या हम गए राज्यसभा, माफ कीजिए, लोकसभा के सांसद को वोट देने के लिए, तो हम तो डायरेक्ट बटन दबाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल है। जहां प्रधानी के चुनावों में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो वहां मोहर लगाई और उसमें डाल देते हैं, एक मतदान जो बॉक्स होता है उसके अंदर डाल देते हैं उसे। ये प्रोसेस हो गई सामान्य तौर पर। लेकिन राष्ट्रपति जी के लिए जब सांसद वोट देने जाता है, निर्वाचित सांसद, तो वो क्या देता है? वरीयता क्रम देता है। वरीयता क्रम का मतलब एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, जितने कैंडिडेट होंगे उस हिसाब से देता है। हाँ, वो उदाहरण के तौर पे सुनो, 2 कैंडिडेट खड़े हुए, जैसे 2 कैंडिडेट में कौन कौन लोग खड़े हुए, लाना इस किताब। 2 कैंडिडेट में उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट खड़े हुए, जैसे अभी कौन है राष्ट्रपति वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, और इनके विपक्ष में कौन लड़ा था भाई? इनके विपक्ष में भी लड़ा था, मैं आपको बताता हूं अभी, एक सेकंड।
मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था। टॉपिक किताब मैंने वहां से यहाँ से उठा के वहां रख दी। द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष का दे ही नहीं रखा है। मुख्य प्रतिद्वंदी लिखे तो रखे हैं मीरा कुमार। अच्छा ठीक है, रामनाथ कोविंद का उदाहरण ले लेते हैं। जब रामनाथ कोविंद चुनाव लड़े थे तो इनके प्रतिद्वंदी में कौन थे? मीरा कुमार थे। ठीक है, जो मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन चुनी गई हमारे यहाँ? मीरा कुमार चुनी गई। बिहार से आती हैं, जो बिहार के सासाराम से आती हैं, सांसद चुनी गई, वहीं से चुनाव लड़ती थी। ठीक है, इनके पिताजी भी राजनीति में रहे। तो एक तो व्यक्ति कौन हो गए? रामनाथ कोविंद जी हो गए, जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे। और उनके विरोध में कौन लड़ रही थी? मीरा कुमार, जो कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की। और रामनाथ कोविंद को किसने खड़ा किया? बीजेपी की सरकार ने खड़ा किया था। ठीक है, अब ये दोनों कैंडिडेट हैं, अब आपको वोट देने जाना है, तो आप क्या देंगे? दो ही लोग हैं, तो दो लोगों में तो वरीयता क्रम देना है आपको। आप पहले नंबर पर रामनाथ कोविंद को देना पसंद करोगे या मीरा कुमार को देना पसंद करोगे? तो इस तरीके से वरीयता क्रम दिया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनने पहले नंबर पर किसे रखा होगा? मीरा कुमार को, और दूसरे नंबर पर किसने रखा होगा? रामनाथ कोविंद जी को। बीजेपी के ऐसे बहुत सारे सांसद रहे होंगे जिन्होंने पहला नंबर किसे दिया होगा? रामनाथ कोविंद जी को, और दूसरा स्थान किसे दिया होगा? मीरा कुमार को। तो इस तरीके से वरीयता क्रम दिया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। उसी आधार पर फिर मतगणना होती है। सबसे पहले फर्स्ट जो वरीयता क्रम के सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर लेता है, वहीं से जीत घोषित कर ली जाती है। ठीक है, ऐसे करके ये व्यवस्था होती है। 1 2 3 4 करके जितने भी लोग होते हैं तो वरीयता क्रम दिया जाता है। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे आप। तो क्या बोलेंगे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं, और एकल संक्रमणीय के द्वारा राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है। नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, दूसरे पार्ट में और बताएंगे इसी बात को। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति के पद की शपथ। अब भाई चुनाव करा दिया तो शपथ करवाएं नहीं करवाएं? तो भाई अब शपथ करवाएंगे, चुनाव हो गया तो बिना शपथ के तो मतलब ही नहीं है, तो शपथ कराते हैं। राष्ट्रपति के पद की शपथ का जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में भैया? संविधान के आर्टिकल 60 में दे रखा है। बिल्कुल 60 में है, संविधान के आर्टिकल 60 में। हालांकि हमने लिखा भी है, लेकिन एक बार चेक कर लिया किताब में, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 60 में क्या है? प्रावधान। किसका प्रावधान है 60 में? शपथ। किसकी शपथ का प्रावधान है? भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रावधान है। अब आगे बात करते हैं कि शपथ कौन दिलाता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। यदि वो नहीं हो, वो किसी कारणवश नहीं ना हो, तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। ये वैसी कंडीशन के तौर पे लिख देते हैं। वैसे तो आमतौर पे जब राष्ट्रपति होते हैं तो वरिष्ठ जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही शपथ दिलाते हैं। यदि वो किसी कारणवश उपलब्ध ना हो तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिला देते हैं, मतलब दूसरे स्थान के, रैंक में, पावर में दूसरे नंबर के। ठीक है, अब राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं तो वे बोलते हैं कि मैं देवेंद्र सिंह, उदाहरण के तौर पर मान लो जीवन का कोई पता नहीं है, जीवन में कुछ भी हो सकता है, आप मेहनत करते रहेंगे तो किसी भी फील्ड में आप सफलता मिल सकती है, कहीं पे भी आप जा सकते हैं शिक्षा के दम पर आप। ठीक है, जैसे अभी एक वायरल हो रहा था एक मोटिवेशनल डायलॉग, यही समझ लीजिए उसे, ओमपुरी के बारे में, जो जाने माने अभिनेता रहे बॉलीवुड के, ओमपुरी। ठीक है, बहुत सारे विलेन के रोल मिले उन्हें हालांकि, लेकिन जाने मानी पहचान उनकी, आवाज उनकी पहचान थी, उनके रोल में भी दम हुआ करता था। तो बचपन का उनका जो रोजगार था, काम था, आजीविका थी, गरीब घर से जाते थे, तो उन्होंने होटल और रेस्टोरेंट्स, जो ढाबा जो होते हैं सड़कों के किनारे, हाईवे के किनारे आप और हम देखते हैं बहुत सारे, उन पर गिलास धोने का काम किया कई सालों तक। गिलास धोते थे, चाय के गिलास या खाने की प्लेट्स वगैरह धोते थे। ठीक है, उनका जीवन कई सालों तक ढाबा पर काम करता रहा, जैसा कि उन्होंने लिखा अपनी किताब में, अपनी जो भी किताब उनके बारे में निकली या उनके बारे में पढ़ा जाता है किताबों में, अलग अलग चीज़ों में। लेकिन बाद में वहां से उठ करके कोई व्यक्ति लगातार हिम्मत ना हारने के बाद लगातार करते रहे, जुटे रहे, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं होता, और वहां से पहुंच करके कहां तक आ गए? बॉलीवुड तक, और बॉलीवुड में एक जाने माने अभिनेता बन गए। आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो काम कोई छोटा नहीं होता है। तो उन्होंने भी कहा था कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लगातार आप मेहनत करते रहेंगे, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप मेहनत करते रहेंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे हजार उदाहरण मिलेंगे। जैसे अमिताभ बच्चन साहब की यदि बात करें तो वो इंटरव्यू जब देने गए, उनके बारे में भी बहुत लिखा है और बहुत पढ़ा है भारत की दुनिया में, हमारे यहाँ। जब वो इंटरव्यू देने गए थे तो उनको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया। रेडियो आकाशवाणी केंद्र में इंटरव्यू देने गए थे, कलकत्ता, बंगाल की राजधानी में।
और क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था? आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। ये कुछ काफी साल पुरानी बात है उनकी, जब वो अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे थे या उससे पहले भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद। चूंकि इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी हरवंश डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, जिनकी बहुत शानदार कविताएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। मधुशाला के बारे में, मधु कलश हो या मधुशाला हो, ये बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। तो इलाहाबाद में उनका भी जीवन बीता, अमिताभ बच्चन साहब का। बाद में बॉम्बे शिफ्ट हो गए वो। तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है, बताते हैं कई क्षणों पे, क्योंकि कौन बने करोड़पति को होस्ट करते हैं तो बताते हैं अपने जीवन के बारे में। तो आवाज की वजह से क्या कर दिया गया? रिजेक्ट। और आज आप जानते ही हैं, भारत में अथवा दुनिया में आवाज की वजह से ही जाना जाता है अमिताभ बच्चन साहब को। और भारत सरकार तो बहुत सारी जगह उनकी आवाज का इस्तेमाल भी करती है, उनसे बातचीत करके, है ना। तो जीवन में कुछ भी हो सकता है, बशर्ते बात यह है कि हार नहीं माननी चाहिए। आप जिस भी मैदान में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तो खैर इधर आ जाते हैं, अब पॉइंट पे बात करते हैं, वो बताते रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं रामनाथ कोविंद या जो भी नाम आप उदाहरण के तौर पर श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का क्या करूंगा? पालन करूंगा। ये पहली लाइन बोलते हैं राष्ट्रपति जी जब शपथ लेते हैं। दूसरी लाइन बोलते हैं संविधान और विधि का परिरक्षण। जो शब्द है कठिन से, परिरक्षण मतलब उसकी रक्षा करना, संरक्षण इसका भी अर्थ वही है, और प्रतिरक्षण करूंगा। ये तीनों शब्द भारत के राष्ट्रपति बोलते हैं अपनी शपथ के दौरान। कौन कौन से? परिरक्षण करना, संरक्षण करना और प्रतिरक्षण। ये संविधान में हमें मिलते रहेंगे, आगे आपको पढ़ाते रहेंगे ये राष्ट्रपति जी की शपथ में। अगली लाइन बोलते हैं भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत करता रहूंगा, निरंतर करता रहूंगा। निरंतर तो शब्द नहीं है, उसी का भाव है यहाँ पे निरत शब्द से। तो भारत के राष्ट्रपति इन तीनों लाइनों के साथ जो मैंने वाक्य लिखे हैं वो शपथ लेते हैं। और इस शपथ को दिलाते कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, माफ कीजिए शपथ का उल्लेख। अब राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 2018 से राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा करके कितना कर दिया? 5 लाख रुपए प्रति महीने तनख्वाह मिलती है साहब राष्ट्रपति जी को। कितनी तनख्वाह मिलती है? 5 लाख रुपए। और जो पेंशन मिलती है वो शायद इसकी हाफ मिलती है। जब रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन इसकी हाफ, मतलब 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, नोट कर लेना। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर छोड़ना चाहें तो इस्तीफा किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। यदि वो अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो किसे इस्तीफा देंगे? उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देके घर चले जाएंगे साहब, जी लो साहब संभालो जिम्मेदारी, हम पे ना आए रहो जी साहब, नौकरी तो आई। दूसरा, राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। महाभियोग पढ़ाएंगे, प्रोसेस है पूरी, है ना। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको। अमेरिका के संविधान से इस प्रोसेस को लिया है, हम लोगों ने अपनाया है इस व्यवस्था को। आर्टिकल 61 का इस्तेमाल करके संसद का कोई भी सदन लगा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया को। चाहे तो लोकसभा शुरू कर सकता है, चाहे राज्यसभा शुरू कर सकता है। जितने भी सदस्य शुरू करेंगे उसका 1/4 लोगों का उपस्थित 1/4 लोगों का एक चिट्ठी लिखनी पड़ती है, साइन करने पड़ते हैं और वो राष्ट्रपति के पास भेजनी पड़ती है 14 दिन पहले। और राष्ट्रपति चाहे तो महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल भी हो सकते हैं सदन के अंदर आकर के, है ना। हालांकि सदन के सदस्य नहीं होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सिर्फ संसद का हिस्सा होता है, सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देते हैं, तो इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति जी को। महाभियोग लगाकर भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत लगाते हैं? आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे आप, चिंता ना करें, ठीक है। अब राष्ट्रपति की क्या बात करते हैं? शक्तियों की बात करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां। अब इन शक्तियों की चर्चा करेंगे दूसरे पार्ट में। जैसे शक्तिमान की शक्तियां हुआ करती थी, होती थी कि नहीं? बचपन में देखा है कि नहीं देखा? शक्तिमान उड़ जाता था, जैसे बहुत सारे और उड़ गया पे छत्ते पे थे तो वे उड़ के हॉस्पिटल पहुंच गए, है ना। ऐसा रहा, बहुत ट्रेंड चला कि लाओ शक्तिमान बन के देखें। तो बहुत सारे शक्तिमान बने जगह जगह, लेकिन वो हॉस्पिटल चले गए। लेकिन शक्तिमान तो उड़ जाया करता था। शक्तिमान कहाँ जाता था? गीता विश्वास के पास जाता था। बेव चक्कर में कि कहूँ पहुंच जाए हूँ गीता विश्वास के पास, लेकिन चक्कर गड़बड़ हो गया। तो कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं भाई साहब? तो शक्तिमान सीरियल के अंदर भी शक्तियां होती थी। किसके पास? शक्तिमान के पास। और एक काला डूबा रहस्य करके कुछ महीनों के लिए शो चला था, वो बड़ा शानदार था शक्तिमान के अंदर। क्योंकि इतनी गहराई से इस वजह से बता रहा हूँ कि मैं भी उसका बड़ा फैन और प्रशंसक रहा और मैं भी देखता रहा उस सीरियल को समय निकाल के, ठीक है। समय गया था, समय तो उसी के लिए था, क्रिकेट के लिए और उसके लिए, ये दोनों चीजें। क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, उसका आनंद भी लेते रहो आप। इंडिया पहले मैच को जीत चुका है। कितने विकेट से जीता है? 4 विकेट हो गई थी, यानी कि 6 विकेट से जीत गया है,
ठीक है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी पढ़ेंगे हम? एक कार्यकारी शक्ति पढ़ेंगे, एक विधायी शक्ति पढ़ेंगे, तीसरी वित्तीय शक्ति पढ़ेंगे, चौथी न्यायिक शक्ति। इन शक्तियों को अभी समझ में नहीं आएगा, नाम जरूर लिख लेना आप। राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं जो राष्ट्रपति इन पे अपना काम करते हैं, किस तरीके से एक्शन लेते हैं, किस तरीके से कार्य होता है, वो समझाएंगे एक एक करके। कार्यकारी में ये सब लोग आ गए, जैसे प्रधानमंत्री आ गया, मंत्रिमंडल आ गया, संसद, ये कार्यकारी शक्तियों में। विधायिका से संबंधित मतलब विधायी में तो कानून वाले काम आ गए है ना, जो संसद कानून बनाती है, विधायिका शक्ति। वित्तीय मतलब पैसा से लेन देन वाले जो कानून होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से रखे जाते हैं, जैसे धन विधेयक, किसकी सिफारिश से या किसकी संस्तुति से या किसकी रिकमेंडेशन से धन विधेयक पारित, माफ कीजिए, लोकसभा में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से। तो धन विधेयक मतलब पैसे वाला विधेयक आ गया। न्यायिक शक्ति मतलब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करता है कभी कभी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। कानूनी विषयों पर, जो राष्ट्र से संबंधित कानूनी मामले हों, मसले हों, उन पर सलाह लेते हैं। कूटनीतिक शक्तियां हो गई, जे कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेसी वाली, जितने भी देश विदेशी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सैन्य शक्तियां हो गई, क्योंकि तीनों सेनाओं के कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और आपातकालीन निर्णय हो गए। आपातकालीन निर्णय तो आप जानते हैं, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। तीनों जो आपातकाल हैं इनको लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाता है, या यूं कह लीजिए मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद भारत के राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अथवा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल पैसे की कमी या अर्थव्यवस्था के गड़बड़ाए जाने की स्थिति में वित्तीय आपातकाल लागू होता है, जो कि अभी तक लगा नहीं है देश में। राष्ट्रीय आपातकाल विदेशी कोई दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे या हमारे देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति में लगता है, 352 का इस्तेमाल होता है। और राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की लिखित सिफारिश के बाद लगाया जाता है, उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी सलाह या सुझाव लिया जाता है, लेकिन राज्यपाल की मुख्य सलाह होती है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति होता है। तो राज्य के बारे में राज्यपाल ज्यादा जानता है, तो वही लिख के देता है कि साहब हमारे यहाँ व्यवस्था गड़बड़ चल रही है, मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं, लिहाजा आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है। 356 का इस्तेमाल करके भारत के इतिहास में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब नामक राज्य में 1951 में लगाया गया था, जब पंजाब को पेप्सू के नाम से जाना जाता था। पंजाब का पुराना नाम क्या था? पेप्सू। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। सबसे पहले 1962 में जब चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया था, चाइना और भारत की जंग हुई थी, ठीक है, 1962 में लगा था। उसके बाद 1971 में लगा था। भारत और बांग्लादेश, भारत ने बांग्लादेश बनाया था जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पे आतंकवाद बहुत चरम सीमा पर फैल गया था, उसको समाप्त कर दिया, एलिमिनेट किया इंडियन आर्मी के द्वारा, इंदिरा गांधी थी उस समय। और तीसरा आपातकाल, जैसे आपातकाल ना बोल करके आंतरिक शब्द जोड़ेंगे यहाँ पे हम, आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगाया दिया था 1975 में, जो कि 21 महीने तक चला था 1977 तक। तो कुल टोटल जमा मिला के 3 बार आपातकाल लग चुका है भारत में, 1962, 1971 और 1975। 75 वाले को आंतरिक आपातकाल बोलते हैं। फिर आंतरिक शब्द को यहां से हटा दिया। 44 में संविधान संशोधन वर्ष 1978 में, जो कि जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें सबसे पहले मोरारजी देसाई आए और उसके बाद कौन आए? चौधरी चरण सिंह आए। 2 प्रधानमंत्री आते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से कांग्रेस रिपीट करती है। आप पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो इस तरीके की शक्तियां राष्ट्रपति जी की, जो अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से मैं लेकर के आऊंगा आपको। ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम या जहां भी आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और चलाते रहते हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, वहां शेयर अवश्य कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। अपना ख्याल रखिए, राष्ट्रपति को अवश्य पढ़िए। और भर्तियों का गर्म है भैया शोर, चूंकि आप पूरी मेहनत करिए, कभी भी भर्तियां आ सकती हैं, जिसके लिए आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। और इस क्लास को आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और कोई जो भी चीज, जो फैक्ट्स आपके समझ में नहीं आया उसके कमेंट कीजिए, उससे दोबारा से चर्चा करेंगे। अभी इसके 2 पार्ट और रहेंगे, 2 पार्टों में अच्छे से बता देंगे पूरे राष्ट्रपति के बारे में, है ना। इन शक्तियों को कल चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के लेक्चर में। तो संविधान का ये भाग कौन सा रहा हमारा? संविधान का भाग रहा हमारा 5वां, और आर्टिकल 52 से 78 तक इसमें हमने चर्चा करी। सिर्फ 52 की चर्चा करी है अभी, तो राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा करी है। आर्टिकल 47 हम आपको पढ़ा चुके हैं, 47 का पालन करते रहिए। 47 में आपको बताइए क्या लिख रखा है? स्वास्थ्य को बढ़िया बनाओ, अपने को स्वास्थ्य को स्वास्थ्यवर्धक बनाइए। तो और मद्य निषेध का पान नहीं करना है, क्योंकि सरकार उसको नहीं कहती कि भाई आप मद्य निषेध का पान करो। इसी सिलसिले में कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने काय पे चेतावनी लगा दी है? सिगरेट पर।
और उत्तर प्रदेश में यदि बात करें तो सिगरेट का सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे होता है? सहारनपुर जिले के अंदर। सहारनपुर में बहुत बड़े पैमाने पर सिगरेट का काम होता है, या बनती है या फैक्ट्रियाँ होंगी, तो इनसे दूर रहिए आप, मादक पदार्थों से दूर रहिए और अच्छे अच्छे खाने पीने के सामानों को आप खाइए। कल आपसे मुलाकात करेंगे, अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आपके ऊपर कृपा बनी रहे राधा रानी की। राधे राधे सभी।